यकीन मानिए ये धोनी की जिंदगी का वो राज है जो आज तक किसी को नहीं इल्हाम है। और इस राज का खुलासा धोनी ने जाफर से भी नहीं किया था, जाफर की पत्नी से किया था, जिन्हें धोनी भाभी कहते हैं। यह 80 के दशक की मुंबई थी जो बड़ी तेज रफ्तार से अपनी तस्वीर बदल रही थी। और बदलती बंबई के इसी दौर में हर रात 10 बजे बांद्रा के धोबी घाट की पतली सकरी गलियों में एक लड़का अपने कंधे पर अपने छोटे भाई को बिठाए अक्सर नजर आया करता था। एक रोज तो धोबी घाट पे काम करने वाली एक वृद्ध महिला ने उस लड़के से सवाल ही पूछ लिया, क्या रे जफर, हर रोज अपने भाई को कंधे पर बिठाई क्यों आ जाता है रात में, यहां हम सबको भी परेशान करता है, पानी के बीच से जाता रहता है। जफर ने बड़े प्यार से दादी को समझाया, बोला दादी ये जो वसीम है ना, इसे रात को नींद नहीं आती तब तक जब तक मैं इसे यहां लेकर नहीं आता हूं। दादी ने कहा क्यों? बोला अब आप तो जानती हो गर्मी का मौसम है, घर में पंखा चल नहीं रहा है, वसीम को गर्मी लगती है, यहां लेकर आता हूं कंधे पर बिठा के, तो आप लोग ये जो कपड़ा धुलते रहते हो, इन कपड़ों के छींटे इसके चेहरे पर पड़ते हैं और समंदर से आती हुई हवाएं इसे ठंडा कर देती हैं। अब ऐसी लत लग गई है कि जब तक मैं इसे यहां लेकर नहीं आता हूं तब तक ये घर पे सोता नहीं है। इस लड़के का नाम था कलीम जफर, जो अपने जमाने में बंबई की चौल का सबसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था। मगर वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी कि घर का खर्च चलाने के लिए अपने क्रिकेट के सपनों की बलि देकर अचार बनाने का काम करना पड़ा। दिन भर बंबई की सुदूर गलियों में घूम घूम कर अचार बेचता, जो कुछ पैसे मिलते शाम को घर लाता और हां, हर शाम अपने भाई वसीम के लिए एक क्रिकेट बॉल लाना नहीं भूलता था। वो इसलिए क्योंकि बचपन से वसीम ने कलीम को क्रिकेट ही खेलते देखा था, तो वसीम भी कलीम की ही तरह बचपन से ही क्रिकेट खेलने लगा था। और कलीम ने अपने मन में संकल्प ठाना था कि कुछ भी हो जाए, उसका सपना टूटा है मगर वो अपने भाई का सपना नहीं टूटने देगा। हर सुबह 5 बजे उठकर समंदर किनारे वसीम को क्रिकेट सिखाता, 7 बजे वसीम को उसके स्कूल अंजुमन इस्लामिया छोड़कर आता और दोपहर बाद जब वसीम स्कूल से लौटता तब सुबह कलीम के सिखाए हुए शॉट का अभ्यास करने के लिए दोबारा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक समंदर किनारे क्रिकेट का अभ्यास करता। यह वसीम और कलीम का संघर्ष था जो आहिस्ता आहिस्ता वसीम के बल्ले से निकलते रनों के तौर पे अंजुमन इस्लामिया के अध्यापकों को नजर आने लगा था। क्योंकि देखते ही देखते कब 12 बरस का वसीम अंजुमन इस्लामिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बन गया, यह अंजुमन इस्लामिया के खेल के अध्यापक अबरार साहब को समझ ही ना आया तो ना सही, अबरार साहब के समझ में आने ना आने से कोई खास फर्क तो पड़ने नहीं वाला था। क्योंकि अंजुमन इस्लामिया की क्रिकेट टीम में तो 8 बरस की उम्र से वसीम शामिल हो चुके थे और अब क्रिकेट के अगले पड़ाव पर जाने के लिए अबरार साहब की नजर की जरूरत नहीं, बंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों की नजर में आने की जरूरत थी। वो अधिकारी जो आंख गड़ाए हुए थे बरस 1993 की इंटर स्कूल चैंपियनशिप पर, जिस चैंपियनशिप में बंबई के तमाम स्कूल अपनी क्रिकेट टीम के साथ प्रतिभाग करते हैं। और ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए कि वसीम की टीम यानी अंजुमन इस्लामिया की टीम इस इंटर स्कूल चैंपियनशिप के फिनाले में पहुंची। सामने थी मारवाड़ी बाल विद्या मंदिर की टीम। दोनों के बीच इंटर स्कूल चैंपियनशिप का फिनाले, और जिस फिनाले से फाइनल करने वाले थे बंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी, उन खिलाड़ियों के नाम जिसे वो सीधा बंबई क्रिकेट के अंडर 16 टीम में शुमार करने वाले थे। टॉस होता है, अंजुमन इस्लामिया की पहले बल्लेबाजी आती है और वसीम जाफर 15 बरस की उम्र में बल्लेबाजी करते हुए 6 घंटों से ज्यादा वक्त पिच पर बिताकर 400 से ज्यादा रन ठोक डालते हैं, वो भी अकेले। अब 15 बरस का बच्चा 400 से ज्यादा रन ठोक डाले, 6 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी कर ले, और क्या चाहिए रहेगा आपको अंडर 16 क्रिकेट के लिए। तत्काल बंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने वसीम जाफर का चयन बंबई के अंडर 16 टीम में किया, जिसके बाद बंबई की अंडर 16 क्रिकेट टीम से वसीम जाफर का होता है पदार्पण और अपने दूसरे ही डोमेस्टिक टेस्ट मैच में नाबाद 315 रन की पारी खेल अपने साथी लक्ष्मण के साथ कुल 459 रनों की साझेदारी बनाकर वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला। यह वो दौर था जिस दौर में वसीम की बल्लेबाजी को जिस किसी ने अपनी नजर से एक नजर भर भी निहारा था, वो वसीम के अंदर एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज की झलक देख रहा था। मगर यह तो महज नजराना भर था।
आने वाले वक्त में वसीम ने ना जाने कितनी यादगार पारियां बंबई के लिए खेली। वो 1997-98 की रणजी ट्रॉफी याद करिए, जब वसीम ने 57 की औसत से 1000 से ज्यादा रन ठोककर बंबई को रणजी ट्रॉफी जितवा डाली थी। वसीम का जलवा डोमेस्टिक क्रिकेट के भीतर इस कदर बोल रहा था कि उस जलवे से अपनी नजर हटा पाना अब भारतीय टीम के चयनकर्ताओं के बस की भी बात नहीं थी। बरस आता है 2000, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी, मगर रवाना होने से ठीक पहले टीम 15 में एक नए खिलाड़ी का नाम शुमार किया जाता है। नाम था डोमेस्टिक सनसनी वसीम जाफर का, जिस नाम से चयनकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें थी। खुद वसीम को भी इस दौरे से बड़ी उम्मीदें थी, मगर चयनकर्ताओं की उम्मीदें, वसीम की उम्मीदें मानो अटलांटिक पार करते करते समंदर की लहरों में गोता लगा गईं। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरने वाले इस खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका की 22 गज की पट्टी पर उतरते ही न जाने ऐसा क्या हो गया कि ना कदम चल रहे थे, ना बल्ला चल रहा था, ना दिमाग चल रहा था, ना हाथ चल रहा था। माने दक्षिण अफ्रीका में अपने पदार्पण टेस्ट और उसके अगले टेस्ट के यानी शुरुआती 2 टेस्ट की कुल 4 पारियों में जाफर ने कुल 46 रन बनाए थे 12.5 की औसत से। अब इतने चमत्कारिक औसत के बाद आपको अगले टेस्ट में अवसर मिलेगा या नहीं, यह संभावना जताने का हक भी नहीं है। निश्चित रूप से जाफर को 2 टेस्ट के बाद ड्रॉप कर दिया गया, और जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम आपको सूचित कर चुके हैं कि बरस 2000 से लेकर 2005 यह वो दौर था जब भारत में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की कतार इतनी लंबी थी, बेंच स्ट्रेंथ इतनी पक्की हो चली थी कि अगर किसी खिलाड़ी को मौका दिया गया और वो उस मौके पर चूक गया तो फिर अगली दफा उस खिलाड़ी को अगला मौका कब मिलेगा ये ऊपर वाला ही जानता है। अब जाफर को तो ये गोल्डन चांस मिला था, मगर उनके हाथ से ये चांस मिस हो चुका था। जाफर भी ये बात भली भांति जानते थे, मगर जाफर इससे निराश नहीं हुए। वापस डोमेस्टिक्स में लौटे, डोमेस्टिक में मेहनत की, बंबई के लिए दोबारा रन बनाए। मगर जब टीम में कोई चांस बनेगा तब तो आपको टीम में मौका मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते महीनों में बदले, महीने बरस में बदले, देखते ही देखते कब 2000 से 2005 आ गया ये जाफर को खुद भी न यकीन हुआ। आखिरकार बरस 2005 में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम के टीम 15 में जाफर का दोबारा सिलेक्शन हुआ। तीसरे टेस्ट में जाफर को मौका मिला, मगर वहां भी जाफर के बल्ले से रनों का सूखा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माने श्रीलंका के दौरे से सिवाय जलालत के जाफर को कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर जाफर के श्रीलंका दौरे से हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। धोनी का एक राज मिल सकता है, जिस राज के बारे में जाफर को श्रीलंका के इस दौरे में ही इल्हाम हुआ था। यकीन मानिए ये धोनी की जिंदगी का वो राज है जो आज तक किसी को नहीं इल्हाम है, और इस राज का खुलासा धोनी ने जाफर से भी नहीं किया था, जाफर की पत्नी से किया था, जिन्हें धोनी भाभी कहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। आज भी उनसे धोनी के अच्छे संबंध हैं, और धोनी ने जाफर की पत्नी को ही बताया था कि भाभी मेरी जिंदगी का एक ही मकाम है, मुझे 30 लाख रुपए कमाने हैं, बस 30 लाख रुपए मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी सेट है। जाफर इस किस्से का हवाला देते हुए बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की सफलता का राज यही है कि धोनी हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, उसे इतना नहीं बढ़ा देते हैं कि वो उसके सपने के रास्ते में आ जाएं। यह धोनी की सफलता का राज है बतौर जाफर। मगर जाफर की जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा तो यही था कि न जाने कैसे जब जब जाफर डोमेस्टिक्स में खेलने आते उनके बल्ले से रनों का अंबार निकलने लगता, और जो ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर पहुंचते बल्ले से मानो रन निकलना ही बंद कर देते। अखबार में जाफर के खिलाफ खूब लेख छपते थे, तमाम बड़े खेल पत्रकार जाफर को टीम के लिए अशुभ बताने लगे थे, मगर जाफर ने उन पत्रकारों के सवालों का जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने बल्ले से दिया। जब बरस 2006 में इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई और जाफर का टीम में दोबारा सिलेक्शन हुआ, जब नागपुर के उस ऐतिहासिक टेस्ट में ऐन मौके पर सैकड़ा जड़कर न सिर्फ टीम को हार से बचाया बल्कि जीत दर्ज करने में सबसे अहम भूमिका भी अदा की। इसके बाद जफर को लगातार टीम में मौके मिलते रहे, जफर लगातार परफॉर्म करते रहे। टीम दक्षिण अफ्रीका गई, जफर ने वहां भी सैकड़ा जमाया। टीम वेस्ट इंडीज गई, वहां भी सैकड़ा जमाया। इंग्लैंड दौरे पर गए, वहां भी एक सेंचुरी हिट की। मगर न जाने फिर ऐसा क्या हो गया कि जफर के बल्ले से रन निकलना ही बंद हो गए। 1 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच,
8 टेस्ट मैच 10 टेस्ट मैच हो चुके थे, मगर जफर के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे थे। तो आखिरकार बरस 2007 में जफर को दोबारा टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जफर दोबारा डोमेस्टिक्स में लौटते हैं, फिर से पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, दोबारा लय हासिल करते हैं। 2008-2009 के रणजी सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं। रणजी में जफर की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख कोई भी कह सकता था कि जफर नेशनल टीम में सिलेक्शन के हकदार हैं, मगर फिर भी जफर का सिलेक्शन नेशनल टीम में नहीं हो रहा था। जफर लगातार डोमेस्टिक्स में रनों के अंबार लगाते चले जा रहे थे, मगर फिर भी टीम इंडिया के दरवाजे थे जो जफर के लिए खुलने को तैयार ही नहीं थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी टीम इंडिया के कपाट को बंद करने वाली वो गंभीर कुंडी, जिसे खोलने का साहस खुद चयनकर्ता भी नहीं कर पा रहे थे। उस गंभीर कुंडी का नाम था गौतम गंभीर, जो उन दिनों बतौर ओपनर टीम इंडिया के भीतर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस दौर में जफर डोमेस्टिक्स में रनों का अंबार लगा रहे थे, उसी दौर में गौतम गंभीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के भीतर बतौर भारतीय ओपनर रनों के पहाड़ खड़े कर रहे थे। यह वो दौर था जब वसीम जफर डोमेस्टिक्स में नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए थे, तो गौतम गंभीर इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने हुए थे। अब चयनकर्ताओं के असमंजस के हालात आप समझ ही सकते हैं कि जब नेशनल टीम के भीतर एक सेट खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो, तब डोमेस्टिक्स में कोई खिलाड़ी चाहे जितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, उसे नेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी। अब इसे वक्त का खेल ही कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला जा रहा था और टीम इंडिया के भीतर जफर के लिए कोई जगह बन ही नहीं पा रही थी। बरस आता है 2012 और जफर 2012-13 के रणजी सत्र में 1000 से ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच चुके थे। एक दफा फिर जफर पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे थे, मगर इस दफा भी जफर के लिए टीम इंडिया के दरवाजे नहीं खुले। मगर इस दफा वजह गंभीर नहीं, गब्बर थे। जफर के हाथ आया हुआ मौका एक दफा फिर हाथ से फिसल चुका था, मगर जफर जानते थे उन्हें अगर बल्लेबाजी करनी पसंद आती है तो वो जब तलक बल्लेबाजी कर सकते हैं तब तलक डोमेस्टिक्स में बल्लेबाजी करते रहेंगे, फिर चाहे टीम इंडिया में उन्हें अवसर मिले या ना मिले। जफर लगातार डोमेस्टिक्स में बल्लेबाजी करते रहे। ये क्रिकेट को लेकर उनका जज्बा ही था कि टीम इंडिया में ना चयनित होने के बावजूद जफर ने अपना हौसला नहीं तोड़ा, डोमेस्टिक्स के भीतर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहे। 2018 की रणजी ट्रॉफी में बंबई के खिलाफ खेलते हुए जफर ने विदर्भा की ओर से नाबाद 214 रनों की पारी ठोक विदर्भा को इतिहास की पहली रणजी ट्रॉफी दिलवा दी थी। मैच खत्म हुआ, बारी टीम को ट्रॉफी देने की आई तो लोगों की निगाह ट्रॉफी वाली मेज पर जाके ठिठक गई, क्योंकि ट्रॉफी वाली मेज पे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रॉफियां रखी हुई थी। किसी को यकीन नहीं हुआ ये इतनी सारी ट्रॉफी किस लिए रखी हुई है, रणजी की तो एक ही ट्रॉफी होगी। जी हां, रणजी की एक ही ट्रॉफी थी, मगर 1 दर्जन से ज्यादा ट्रॉफी वसीम जाफर के उन रिकॉर्ड्स के लिए थी जो रिकॉर्ड वसीम जाफर ने ध्वस्त किए थे इस रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेलने के बाद। माने डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने रिकॉर्ड्स आपके जहन में हो एक एक कर याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी, बतौर ओपनर सबसे ज्यादा वक्त तक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा उम्र तक रणजी खेलने वाले खिलाड़ी। माने दर्जनों रिकॉर्ड वसीम जाफर ने इसी एक मैच में दोहरा शतक जड़ने के बाद ध्वस्त कर दिए थे, जिन ध्वस्त होते रिकॉर्ड्स के लिए वसीम को बतौर इनाम ये दर्जन भर से ज्यादा ट्रॉफी नजराने के तौर पे विदर्भा क्रिकेट बोर्ड सुपुर्द करने जा रहा था। जिस रोज वसीम को ये दर्जनों ट्रॉफियां नजर हुई थी ना, अखबारों में लिख दिया गया था वसीम का करियर समाप्त, क्योंकि सबको लगा इतनी ढेर सारी ट्रॉफियां मिल गई, इतनी उम्र हो चुकी है, अब वसीम कहां डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा वापसी करेंगे। मगर वसीम जानते थे वो क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर तब तक खेलते रहेंगे जब तक उनका दिल चाहेगा। वसीम ने इन रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने के बाद भी खेलना जारी रखा, नए कीर्तिमान रचते चले गए और आखिरकार बरस 2020 में जाकर वसीम जाफर ने क्रिकेट से संन्यास लिया। तब तक वसीम 260 से ज्यादा डोमेस्टिक मैचेस में कुल 19,000 से ज्यादा रन ठोक चुके थे, जो सचिन, रमेश तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज महानतम खिलाड़ियों से कोसों आगे हैं। लोगों ने कहा आखिरकार वसीम के दिल ने क्रिकेट से आराम ले ही लिया है,
मगर वसीम का दिल था जो क्रिकेट से दूर होने को तैयार ही नहीं था। और वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। वसीम का दिल बस क्रिकेट और क्रिकेट ही चाह रहा था, तो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद क्रिकेट वसीम से दूर कैसे रहता। जिस बरस वसीम ने क्रिकेट से संन्यास लिया, उसी बरस आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने वसीम को अपने बल्लेबाजी कोच के तौर पर चयनित कर लिया। उस बरस वसीम ने पंजाब की बल्लेबाजी में ऐसा प्रभावशाली परिवर्तन करके दिखाया कि देखते ही देखते तमाम सूबों की रणजी टीमों की तरफ से वसीम को कोच बनाए जाने के प्रस्ताव आने लगे, जिसके बाद वसीम ने उड़ीसा की रणजी टीम के कोच बनने के लिए सहमति जताई। आने वाले 2 बरस के भीतर भीतर उड़ीसा की रणजी टीम की बल्लेबाजी के भीतर ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने वसीम जाफर से संपर्क साध लिया। वसीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद बतौर बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम कोच वसीम ने 1 बरस के अपने कार्यकाल के भीतर बांग्लादेश की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने में अपनी बेहतरीन भूमिका अदा की। जिसके बाद उत्तराखंड की रणजी क्रिकेट टीम ने वसीम से संपर्क साधा और वसीम को अपना बल्लेबाजी कोच चुन लिया। वसीम जाफर ने 55 लाख रुपए पर एनम के पैकेज के साथ उत्तराखंड की क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया। करीब 8-9 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर 10वें महीने न जाने ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ओर से वसीम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म के आधार पर भेदभाव करने जैसे संगीन आरोप लगाए जाने लगे। माने कैसे कैसे आरोप। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के भीतर एक हिंदू लड़के को कप्तान बनाया जाना था, मगर वसीम ने हस्तक्षेप करके एक मुसलमान लड़के को कप्तान बना दिया। जब वसीम से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वसीम ने अपने ईमेल का सबूत सामने रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने तो खुद चेयरमैन साहब को जय सिंह नाम के क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड की टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, मगर चेयरमैन साहब ने खुद उस मुसलमान लड़के की मुझसे सिफारिश की, जिसके बाद मैंने उसे कप्तान बनाया। तो मैं तो जय सिंह को बनाने वाला था, मुझे धार्मिक भेदभाव करना होता तो मैं जय सिंह को क्यों बनाता, ऐसा वसीम जाफर ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा जमाना तो सोशल मीडिया का है। वसीम जाफर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप क्या लगे, सोशल मीडिया पर वसीम जाफर के प्रशंसक भी सक्रिय हो गए और लगे हाथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे आरोप लगाने लगे कि आपने वसीम जाफर को मुसलमान होने के नाते टीम में शामिल नहीं किया और अब उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। माने देखते ही देखते ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि वसीम को खुद स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना पड़ा। वसीम ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मुसलमान होने के नाते अगर बाहर ही करना होता बोल्ड को तो मुझे डोमेस्टिक्स में क्यों खिला रहे होते लगातार। और क्या जिस दौर में मैं टीम का दरवाजा खटखटा रहा था उस दौर में कोई मुसलमान खिलाड़ी टीम में नहीं खेल रहा था। इरफान पठान, जहीर खान, मोहम्मद शामी जैसे तमाम मुसलमान खिलाड़ी टीम इंडिया की ओर से खेल ही रहे थे, तो मुझे शामिल ना करा के वो क्या साबित करना चाहेंगे। असल वजह तो ये थी कि मैं खुद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के भीतर अपने प्रदर्शन से निराश हूं। अगर मैं बेहतरीन बल्लेबाजी करता तो शायद 100 टेस्ट भी खेल सकता था, मगर चूंकि जब जब मेरा राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ मैं निरंतरता नहीं बना सका, यानी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सका। इसी वजह से मुझे बार बार टीम से ड्रॉप होना पड़ता था और जब टीम से ड्रॉप होता था तो वापस आने में चीजें काफी हद तक बदल चुकी होती हैं। इतनी तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के सिलेक्शन का परिदृश्य बदलता रहता है, तो इसमें गलती किसी और की नहीं, मेरी खुद की थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कोई गलती नहीं थी, ऐसा वसीम जाफर ने क्लियर किया। हालांकि बतौर उत्तराखंड क्रिकेट टीम कोच विवाद इतना गहरा चुका था कि वसीम जाफर ने उस विवाद से छुटकारा लेने के लिए खुद ही स्वेच्छा से उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया और हाल में वसीम जाफर अपनी खुद की क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जहां नई पीढ़ी के बल्लेबाजों को क्रिकेट की ओल्ड एज गोल्डन टेक्निक से परिचित करवाते हैं। वैसे खुशनसीबी की बात यह भी है कि वसीम के बड़े भाई कलीम जाफर, जिन्होंने वसीम को क्रिकेट खेलना सिखाया था, उनकी बेटी है फातिमा जाफर, कमाल की क्रिकेट खिलाड़ी। वसीम और कलीम दोनों मिलकर उसका अभ्यास कराते हैं और वो बंबई की ओर से कई बेहतरीन मैचेस भी खेल चुकी है। उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से दुआ है कि फातिमा का मुस्तकबिल अपने सूरज की तरह चमके और आने वाले दौर में उसका नाम भी टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार हो। तो ये थी वसीम जाफर की दास्तान। फिर मिलेंगे किसी नए खिलाड़ी की किसी नई दास्तान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।